Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे about the movement and locomotion और मूवमेंट और लोकोमोशन में हम लोग मसल्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। मसल्स में मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और दो टाइप के फाइबर्स, इतना पोर्शन हमने देख लिया था। आइए अब हम इस पोर्शन के आगे कंटिन्यू करते हैं और इतने पोर्शन को एनसीईआरटी से रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी। Mechanism of muscular contraction is best explained by sliding filament theory. This is very important, which states that contraction of muscle fiber takes place by sliding of thin filament over the thick filament. यानी thin filament thick filament के ऊपर slide करेगा, ठीक है? और इसीलिए इसे हमने कहा है sliding filament theory. Muscular contraction is initiated. Start होता है by a signal sent by central nervous system via a motor neuron. Central nervous system से motor neuron के थ्रू एक सिग्नल आएगा, तब ही muscular contraction start हो पाएगा. Motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitute motor unit. Motor neuron और muscle fiber दोनों को मिलाकर क्या कहा हमने? Motor unit. The junction between the motor neuron and sarcolemma of the muscle fiber. मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर की जो सार्कोलेमा है उसके जंक्शन का नाम हमने क्या रखा है? दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। क्लियर है? तो जंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग टू दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन व्हिच generates action potential in the sarcolemma. जैसे ही न्यूरल सिग्नल इस जंक्शन पर आएगा, जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल आने पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही सार्कोलेमा तक पहुंचेगा तो सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेस द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्मा। ये पूरे मसल फाइबर पर स्प्रेड हो जाएगा और कैल्शियम आयन का रिलीज होगा इनटू दी सार्कोप्लाज्म। जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल पूरी मसल फाइबर पर फैलेगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। जैसे ही कैल्शियम आयन बढ़ेंगे तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट के साथ में बाइंड होंगे। ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही वो बाइंड हुए तो ट्रोपोनिन एक्टिव साइट को छोड़ देगा, अनमास्किंग हो जाएगी एक्टिव साइट की और मायोसिन के लिए वो एक्टिव साइट जो है वो खाली हो जाएगी। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ठीक, अब एनर्जी यूटिलाइज करिए हमने, किससे एनर्जी यूटिलाइज करिए? एटीपी हाइड्रोलिसिस से। मतलब पहले एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, उसकी एनर्जी का उपयोग करके मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ में बाइंड हो जाएगा ऑन एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज और फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के लिए पहले एटीपी का हाइड्रोलिसिस होना जरूरी है। ये हम समझ पाएंगे इस टेबल से, इस सर्कल से। देखिए, जैसे हमने बोला कि ये जो पॉइंट है, दिस वन इज अवर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? यहां पर एटीपी, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये है हमारा मायोसिन का हेड और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिन। मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ में जाकर जुड़ेगा और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। सेकेंड वाले पॉइंट में देखिए, यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, ये फॉस्फेट अलग हो गया, क्या बचा यहाँ? एडीपी। एडीपी यहाँ बचा, मतलब यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हुई और एनर्जी के रिलीज होने की वजह से यहाँ क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज। क्या बना? यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब क्रॉस ब्रिज जो है वो देखिए यहाँ बन चुका है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस के होने के बाद में क्या होगा? क्रॉस ब्रिज बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज।
क्रॉस ब्रिज बनने के बाद में अब यहाँ स्लाइडिंग होगी या फिर रोटेशन होगा। तो स्लाइडिंग हुई या रोटेशन हुआ तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड एज दी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा इसे, दिस इज कॉल्ड एज दी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स करने के लिए क्रॉस ब्रिज को तोड़ना है। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, वापस से इस मायोसिन हेड में हमें एटीपी लानी पड़ेगी। कैसे लेकर आएंगे, ये एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट हम लेकर आए, कहां से लेकर आए, डाइट के थ्रू लेकर आए। तो ये फॉस्फेट एडीपी के साथ में बाइंड करेगा और क्या बना लेगा यहाँ पर, एटीपी। जैसे ही यहाँ एटीपी बन गया, एटीपी बनने के बाद में क्रॉस ब्रिज जो है वो यहाँ पर टूट गया, तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्लियर है, इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हमें एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए वापस से मायोसिन के हेड में एटीपी बांधनी पड़ेगी, एटीपी बाइंड होनी चाहिए। ठीक है। अब This pulls the attached actin filament towards the center of the A. अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो क्रॉस ब्रिज के बनने पर क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ में खींचा जाएगा, पुलिंग की जाएगी। और पुलिंग करने की वजह से जेड लाइन जो है वो दोनों तरफ की एक्टिन की अंदर की तरफ में आएगी। तो दोनों तरफ के एक्टिन को खींचा जा रहा है, तो एक्टिन किससे जुड़ा हुआ था, जेड लाइन से। दोनों तरफ की जेड लाइन भी अंदर आएगी, दोनों तरफ की जेड लाइन अगर अंदर आएगी तो शॉर्टनिंग हो जाएगी सार्कोमियर की, यानी कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है। देखिए जरा यहां पर अगर इस डायग्राम से हम देखें, यस ये वाला डायग्राम है ना, तो यहां पर ये हो गया एक्टिन। तो दोनों तरफ के एक्टिन को जब खींचा जाएगा, यहाँ मायोसिन का हेड जो है वो इसके साथ बाइंड हो गया, ये मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड हो गया, ये मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड हो गया। तो अब मायोसिन का हेड जब इन दोनों को पकड़ के खींचेगा तो ये दोनों एक्टिन ऐसे मूव होंगे, तो ये जेड लाइन इधर वाली इधर आ जाएगी और ये वाली जेड लाइन जो है वो अंदर आ जाएगी। तो दोनों तरफ की जब जेड लाइन अंदर आएगी तो सार्कोमियर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, मतलब हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्लियर है। तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग shortening of the muscle, that is contraction, the I bend get reduced. जब मसल की शॉर्टनिंग होती है, कंट्रैक्शन होता है, तो आई बेंड जो है वो छोटा हो जाता है, नहीं आता है। The myosin releasing the ADP and PI goes back to its relaxed state. Myosin जिसने यहाँ क्या रिलीज किया, ADP और PI, जो अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाएगा। A new ATP binds and cross bridge is broken. एक नई ATP बंधेगी, फिर क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएगा। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation continues. जैसे ही ATP वापस से मायोसिन के हेड में बाइंड हो जाएगी, तो अब वो ATP हाइड्रोलिसिस के लिए फिर से तैयार है। मायोसिन का हेड ATP का हाइड्रोलिसिस करवाएगा और फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर कि ये मसल जो है वो अभी रिलैक्स्ड है, जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस देखिए यहाँ कम हो गई है, तो यहाँ जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस कम हो गई है। थर्ड फिगर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जेड लाइन जो है वो और ज्यादा अंदर की तरफ में आ गई है और एच जोन जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। देखो एच जोन हमने किसको कहा था, इसको, ये था हमारा एच जोन। तो दोनों तरफ के जो आई बैंड है उन्होंने ओवरलैप कर लिया, तो एच जोन धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये दो सार्कोमियर्स जो है, ये और ये, इन दोनों की लेंथ में कमी आ गई है, लेंथ क्या हो गई, शॉर्ट हो गई है। क्लियर है, यस। अब द ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग। ठीक है। अब जो मायोसिन का हेड के साथ में, मायोसिन का हेड जो है वो जुड़ा था, जुड़ने के बाद वो वापस से स्लाइडिंग करेगा, स्लाइडिंग करने के बाद में फिर से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी, क्रॉस ब्रिज टूटेगा और फिर स्लाइडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली होती जाएगी। मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filament. ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी
जब तक कैल्शियम आयन जो है वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं चले जाते, और जब कैल्शियम आयन फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाएंगे तो ट्रोपोनिन एक्टिव साइट को वापस से मास्क कर लेगा। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसकी वजह से जेड लाइन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस से आ जाएगी, यानी कि मसल का क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। क्लियर? द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स आर वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट मसल्स। तो अलग अलग मसल्स में जो मसल्स का रिएक्शन टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। रिपीटेड एक्टिवेशन की वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड देन कॉजिंग मसल फटीग। ठीक है, तो जिस समय पर अगर मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मसल के कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन डेप्थ हो जाएगा। ऑक्सीजन डेप्थ मतलब ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, कमी। और जब अगर ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन में कमी की वजह से ग्लाइकोजन का यहां पर एनएरोबिक ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। ठीक है, एनएरोबिक ब्रेकडाउन। और एनएरोबिक ब्रेकडाउन जब होगा तब क्या बनेगा, यहाँ लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है ये डिपॉजिट हो जाएगा इनटू द मसल्स, जिसकी वजह से मसल थक जाएंगी। Muscle contains a red colored oxygen storing pigment called as myoglobin. Muscles में एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है मायोग्लोबिन। Myoglobin content is high in some of the muscles which gives reddish appearance. Such muscles are called as red fibers. ये भी हमने देखा था कल, जिनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा वहां रेड कलर ज्यादा होगा तो उन मसल्स को बोलेंगे रेड। These muscles contains plenty of mitochondria, वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन स्टोर होगा, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब ये जो मसल्स है देयरफॉर दे कुड बी कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक मसल्स बोलेंगे। On the other hand, some of these muscles possess very less quantity of the myoglobin. कुछ ऐसी मसल्स होती है जो बहुत कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन स्टोर करती है, देयरफॉर अपीयरेंस इज whitish. अपीयरेंस कैसा होगा, white. These are called as the white fibers. Number of mitochondria are also few in them. उनमें number of mitochondria भी कम होते हैं. But the amount of sarcoplasmic reticulum is high. Sarcoplasmic reticulum high होगा, कैल्शियम आयन ज्यादा रिलीज होंगे। कैल्शियम आयन अगर ज्यादा रिलीज होंगे तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फास्टर होगा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फास्टर होगा तो मसल जल्दी थक जाएगी। ठीक है, दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। ये एनारोबिक प्रोसेस पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनके पास में ऑक्सीजन कम स्टोर होती है, कम ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो इन मसल्स को बोला जाएगा एनएरोबिक मसल्स। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो यहां तक हमने मसल्स वाला जो पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द स्केलेटल सिस्टम। किससे स्टार्ट करेंगे हम, स्केलेटल सिस्टम से, यानी कि बोन्स वाले पार्ट से। दिस हैज टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। वैसे तो है बहुत इंटरेस्टिंग, अब आपको लगेगा या नहीं देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलेटल सिस्टम। Skeletal system consisted of bones and cartilages. Skeletal system consisted of bones and cartilages. ठीक है, और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, क्या काम करवाता है, skeletal system provides the framework to our body. ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। It provides a shape and also supports our body. ये हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, ह्यूमन बीइंग्स में
जो स्केलेटन है दैट इज एंडोस्केलेटन। कैसा स्केलेटन है ह्यूमन बींग्स में? एंडोस्केलेटन है। तो क्या स्केलेटन के टाइप्स भी होते होंगे? यस, स्केलेटन इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन एंड द सेकेंड वन इज एंडोस्केलेटन। एक होता है एक्सो और दूसरा होता है एंडो। एक्सो प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। कहां प्रेजेंट होता है? ये बॉडी के बाहर। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब एंडोस्केलेटन तो ठीक है, हमने समझ लिया एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, और हमारी बॉडी में है ये, है ना। एक्सोस्केलेटन किन ऑर्गेनिजम्स में है? सबसे इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। कैसा एक्सोस्केलेटन है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और जैसे फेदर्स होते हैं, ये भी एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। नेल्स हैं और hooves, horn, all these are the part of the exoskeleton. तो एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी में मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं हम बोन्स और कार्टिलेजेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन अबाउट दी बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। वर्ड ऑस्टियोलॉजी इज यूज्ड फॉर बोन्स। या वर्ड ऑस्टियो, ऑस्टियोलॉजी नहीं है ना, वर्ड ऑस्टियो, दिस इज यूज्ड फॉर बोन्स। क्लियर? बोन्स क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू है तो इट कंसिस्टेड ऑफ सेल्स, सेल्स है इसमें, मैट्रिक्स है इसमें, और प्रेजेंट है यहां पर फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू है तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू के पास में सेल होते हैं, मैट्रिक्स होता है और फाइबर्स होते हैं। बोन्स का मैट्रिक्स होता है हार्ड एंड नॉन प्लायबल। कैसा मैट्रिक्स होता है? हार्ड एंड नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल मतलब जिसे मोड़ा ना जा सके, है ना, दबाया ना जा सके। तो बोन्स मुड़ सकती है क्या? अगर मुड़ेंगे तो टूट जाएंगे। तो बोन्स का मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड एंड नॉन प्लायबल। क्यों है हार्ड और नॉन प्लायबल? बिकॉज इट कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका मैट्रिक्स कैसा है? हार्ड है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स आर देयर? देयर आर 206 बोन्स इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में कितनी बोन्स है? 206। और न्यू बॉर्न में कितनी होती है? न्यू बॉर्न में होती है ज्यादा, 300 प्लस। ठीक है, लगभग 300 बोन्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन दी न्यू बॉर्न्स। लार्जेस्ट बोन या लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर। सबसे बड़ी बोन कौन सी अपनी बॉडी में? फीमर।
दैट इज थाई बोन। ठीक है, थाई बोन फीमर लार्जेस्ट होती है। फिर स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपीज। सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपीज। एंड स्टेपीज इज द पार्ट ऑफ ईयर ऑसिकल्स। किसका पार्ट है ये? ईयर ऑसिकल्स का। क्लियर? तो ये हमने एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखा अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। बोन्स हमने इसमें देख लिए। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। वर्ड ऑस्टियो इज यूज्ड फॉर बोन्स। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सेल्स है, मैट्रिक्स है, फाइबर है। 206 बोन्स प्रेजेंट होती है एक अडल्ट में, न्यू बॉर्न में 300 प्लस हो सकती है। लार्जेस्ट बोन इज द थाई बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन इज द ईयर ऑसिकल। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कार्टिलेजेस देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट दी कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस, these are also स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कैसे होते हैं? ये भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है तो इनमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? इट कंसिस्टेड ऑफ सेल। दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए मैट्रिक्स, और तीसरी चीज इसमें होनी चाहिए फाइबर। जो बोन्स के पास में था वो ही चीज इसके पास में भी होगी, सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर। पर फर्क क्या है? इनका मैट्रिक्स होता है सॉफ्ट और होता है प्लायबल। कैसा होता है मैट्रिक्स इसका? सॉफ्ट और प्लायबल, मोड़ा जा सकता है जिसे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स, इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स, इसलिए इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? सॉफ्ट, प्लायबल होता है। क्लियर है? ठीक। अब कार्टिलेजेस में क्या चेंज आता है देखो। कार्टिलेजेस हैं, इन कार्टिलेजेस में होती है एक प्रोसेस। क्या होता है कार्टिलेजेस में? एक प्रोसेस कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। कौन सी प्रोसेस होती है कार्टिलेजेस में? ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम सॉल्ट्स का बहुत ज्यादा डिपॉजिट होना, ऑसिफिकेशन। और जब कार्टिलेजेस में ऑसिफिकेशन होता है तब फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है? बोन्स का। क्लियर है? तो बोन्स किससे बनी है? कार्टिलेजेस की ऑसिफिकेशन से बोन्स बनती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारी बॉडी में बहुत कम बोन्स होती हैं। धीरे 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 कार्टिलेजेस में डिपोजिशन होगा और फिर बोन्स का फॉर्मेशन होगा। तो कैल्शियम सॉल्ट्स के डिपॉजिट होने की वजह से बोन्स धीरे धीरे कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। क्लियर है? तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया अबाउट दी बोन्स एंड कार्टिलेजेस। क्लियर बच्चों? अब अपन देखते हैं यहां पर अबाउट दी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। So let's start with the human skeletal system. ठीक है, सबसे पहले तो अपन फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो हमें स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं इसमें? 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो स्केलेटल होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सियल स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन है? एक्सियल स्केलेटन। दूसरा जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकेंड वन इज द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो एक्सिस पर होगा, ये है हमारी एक्सिस। ठीक है, तो जो मेन एक्सिस पर होगा उसको अपन बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। जो अपेंडेजेस होते हैं हमारे, तो अपेंडेजेस में जो पार्ट आएंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये हो गया एक्सियल स्केलेटन, ये हो गया हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। पैर भी किस में आएंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अब देखो एक्सियल स्केलेटन में क्या आ रहा है? सबसे पहले तो ये स्कल है ना, स्कल है, क्रेनियम है,
फेस की हमारी बोन्स है, ये सब भी किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन। फिर उसके बाद में सामने स्टर्नम, स्टर्नम से अटैच होने वाली रिब्स, पीछे की तरफ वाली एक्सिस में है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, तो ये सब किस में आएगा? एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आएगा? हमारे लिम्स, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स को अटैच करने के लिए पेक्टोरल गर्डल, हाइंड लिम्स के अटैचमेंट के लिए पेल्विक गर्डल, ये सब किसमें आएगा? एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एपेंडेजेस जहां पर आएंगे वो पार्ट कहां बनेगा? एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर? चलिए देखें एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पोर्शंस हैं। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्टेड ऑफ, यहां पर आता है सबसे पहले तो स्कल। ठीक, स्कल में टोटल बोन्स कितनी होती है? 29। कितनी बोन्स है टोटल? 29। स्कल के बाद में फिर जो पोर्शन आता है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। या चलिए पहले अपन यहां ले लेते हैं स्कल के बाद में, चलो वर्टिब्रल कॉलम ही ले ले, है ना। स्कल है, फिर वर्टिब्रल कॉलम ले लिया हमने। वर्टिब्रल कॉलम कितनी हो जाएगी हमारी? वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं हमारे 26 वर्टिब्रीज। कितनी वर्टिब्रीज होती है? 26। फिर एक सिंगल बोन होगी हमारी स्टर्नम 1, और प्रेजेंट होती है रिब्स 12 पेयर। 12 पेयर यानी कि टोटल कितनी हो गई? 24। ठीक है, तो अब ऐड कर लेते हैं 26 प्लस 24। सबसे पहले तो ये ऐड कर लेंगे, तो 26 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 50। 50 प्लस 29 कितना हो जाएगा? करें जरा, 50 प्लस 29, ठीक है, ये कितना हो गया? 79। 79 प्लस 1 कितना हो गया? 80। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है बच्चों हमारे पास में? यहां पर टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 80। क्लियर है? स्कल का बाइफर्केशन भी अभी मैं आपको बताऊंगी, चिंता मत करिए। हमारी एनसीईआरटी में स्कल का बाइफर्केशन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 22 प्लस 6 प्लस 1, इस तरीके से दिया हुआ है। अब 22 क्या है इसमें? देखो सबसे पहले 22 वाला देख लेते हैं। स्कल में एक तो हमारे पास में प्रेजेंट है क्रेनियम, दूसरी चीज स्कल में जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लिख लेते हैं हम, है ना, ऐसे ही हम कंटिन्यू कर ले। यस, सबसे पहले है अपने पास में यहां पर क्रेनियम, फिर क्रेनियम के बाद में आती है हमारे पास में फेशियल बोन, फेशियल बोन्स के बाद में आते हैं ईयर ऑसिकल्स, और एक सिंगल बोन आती है हायोइड बोन। ठीक है, क्रेनियम में 8, फेशियल में 14, ईयर ऑसिकल 6 और हायोइड 1। दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ द स्कल। 8 प्लस 14 22, तो ये हो गया 22 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1। इस तरीके से एनसीईआरटी में स्कल का बाइफर्केशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसी तरीके से याद करेंगे। चलिए अब देख लिया अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है बच्चों? 126। कितनी बोन्स आती है इसमें? 126। देखो अब इसे हम बाइफर्केट करते हैं यहां पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर किसकी? लिम्स की। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां? लिम्स। अब लिम्स में कौन कौन से लिम्स है हमारे पास में? 2 लिम्स हैं। कौन से हैं 2 लिम्स? फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स। ठीक है, हाथ हो गए हमारे 4 लिम्स और पैर हो गए हाइंड लिम्स। 4 लिम्स में 60 बोन्स हैं, 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में। हाइंड लिम्ब में भी 60 है, 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में। टोटल कितने हो गए लिम्स में? 120। और थे कितने अपेंडिकुलर स्केलेटन में? 126 है। बोन्स का ही बाइफर्केशन बचा। देखो अब यहां पर जो दूसरा पोर्शन आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, दैट इंक्लूड्स गर्डल्स। क्या आते हैं इसमें? गर्डल्स। गर्डल्स हैं 2 टाइप के, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 2 + 2 4, पेल्विक गर्डल में 1 + 1 2। मतलब गर्डल्स में टोटल बोन कितनी है? 6। तो 120 + 6 कितना हो जाएगा? 126।
तो ये हमने देख लिया यहाँ पर इस तरीके से हमारे स्केलेटल सिस्टम का बाइफरकेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक्सियल स्केलेटन, और एक्सियल स्केलेटन में देखेंगे हम स्कल। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी स्कल, फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एक्सियल स्केलेटन। बाइफरकेशन कैसा है? 22 + 6 + 1 है ना स्कल। अब स्कल में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? स्कल में फर्स्ट हम देख रहे हैं इसमें क्रेनियम। क्या देख रहे हैं? क्रेनियम। कितनी बोन्स है क्रेनियम में? 8 बोन्स है, नाम लिखते हैं उसके। ठीक है, तब क्रेनियम की बोन्स के नाम देखो। क्रेनियम, ये ब्रेन बॉक्स इसे कहा जाता है, दिस इज अवर क्रेनियम। क्रेनियम में ये आगे वाला पोर्शन, फोरहेड, इस बोन को बोला जाता है फ्रंटल। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटल। तो क्रेनियम में सबसे पहली बोन कौन सी आई? फ्रंटल, एक ही है वो। फिर उसके बाद में ये खोपड़ी पर, यहां ये वाली जो बोन है, दिस इज पेराइटल। तो एक हो गई फ्रंटल, दूसरी वाली हो जाएगी पेराइटल। पेराइटल होती है संख्या में 2। फिर कान के ऊपर, यहां ये कान के ऊपर, यहां ये वाला जो पोर्शन है दोनों तरफ का, इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल। टेम्पोरल 2। पीछे की तरफ में होता है ऑक्सीपिटल। पीछे की तरफ में ऑक्सीपिटल सिंगल। और 2 बोन्स होती हैं इसमें, स्फीनॉइड 1 एंड एथमोइड 1। ठीक है, देखिए फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, पीछे ऑक्सीपिटल। स्फीनॉइड और एथमोइड अंदर की तरफ में होती है, बाहर से हम इसे नहीं देख सकते। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गई हमारी क्रेनियम की 8 बोन्स। चलिए अब दूसरा पोर्शन देखते हैं इसका। क्रेनियम के बाद में आता है हमारा फेशियल। फेशियल बोन्स देखते हैं कितनी है नंबर में? 14। चलिए अब फेशियल बोन्स में सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आईज। तो आईज में यहां अंदर ये, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आईज में, वो बनाता है लैक्राइमल। लैक्राइमल कितनी? 2। फिर आती है हमारी नोज में, नोज में नेजल 2 हो जाएगी। वोमर 1 हो जाएगी। नेजल टर्बिनेट्स ये हो जाएंगे 2। फिर चीक बोन्स, चीक बोन्स आर कॉल्ड एज जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक चीक बोन 2। फिर उसके बाद में जॉ बोन, मैक्सिला 2। लोअर जॉ, मैंडीबल 1। पैलेट की, पैलेटाइन 2। ठीक है, लेक्राइमल आंखों में, ये हो गई यहां पर नेजल। फिर ये सिंगल बोन वोमर, अंदर की तरफ में नेजल टर्बिनेट्स। ये वाली बोन हो गई जाइगोमैटिक, ब्लश जहां लगाते हैं दैट इज जाइगोमैटिक चीक बोन। अपर जॉ, दिस इज मैक्सिला। लोअर जॉ, दिस इज मैंडीबल। और अंदर बकल कैविटी में ऊपर वाला पोर्शन पैलेट, तो उस बोन को अपन क्या बोलेंगे? दैट इज पैलेटाइन। तो ये हो गई हमारी फेशियल बोन्स। ठीक है, अब फेशियल बोन्स के होने के बाद नेक्स्ट है बोन्स का बाइफर्केशन क्या है हमारा? ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स कितनी हमारी? 6 है। पर 6 है, 3 पेयर। मेलियस 2, इनकस 2, स्टेपीज 2। मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ये हमारी हो गई 3 ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। कहां प्रेजेंट होते हैं ईयर ऑसिकल्स? मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? इनका फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड
वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस का एम्प्लीफिकेशन करना, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मेलियस इनकस स्टेपिस प्रेजेंट इन मिडिल ईयर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन। अब एक सिंगल बोन प्रेजेंट है, उस एक सिंगल बोन का नाम क्या है? दैट इज हायोइड। सिंगल, सिर्फ एक ही है। कहां लोकेटेड होती है ये हायोइड बोन? दिस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। कहां लोकेटेड होती है? बकल कैविटी के बेस पर। क्या अटैच होता है इससे? फॉर दी अटैचमेंट ऑफ टंग, टंग के अटैचमेंट के लिए होती है ये। क्लियर है? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं यहां पर, कल is attached to the superior part of vertebral column। कल हमारी वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर पार्ट से अटैच है। ये मैंने बना दिया स्कल और ये नीचे बना दी मैंने वर्टिब्रेस। तो स्कल इज अटैच टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब फर्स्ट वर्टिब्रेस है। सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मतलब फर्स्ट वर्टिब्री। फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी होती है? एटलस। फर्स्ट वर्टिब्री एटलस से हमारा स्कल अटैच है। ठीक है, सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बाय 2 occipital condyle। by 2 occipital condyle। Therefore, human skull is dicondylic। इसलिए ह्यूमन स्कल कैसा है? डाइकोंडाइलिक। स्कल जो है, जैसे अगर अपन ड्रॉ करके देखें, ये स्कल का नीचे वाला पार्ट, ये हो गया हमारा कॉन्डाइल। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। कितने ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। ये 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है वो इस तरीके से हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट वर्टिब्री से अटैच है। क्लियर? तो स्कल इज अटैच टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बाय 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हमारे स्कल में है, इसलिए ह्यूमन स्कल कैसा कहा जाएगा? डाइकोंडाइलिक। और ये जो स्कल और फर्स्ट वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट बन रहा है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के थ्रू, this joint is called as condylar joint। कौन सा जॉइंट है? condylar joint, also called as yes joint। yes joint, yes joint। तो हमारी गर्दन का जो ये मूवमेंट होता है yes में, this is due to the condylar joint which is formed by the attachment of occipital condyle with the vertebrae, with the superior part of the vertebral column, that is with the first vertebrae। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये हमने देख लिया यहाँ पर अवर स्कल। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम यहाँ देखेंगे हमारे एक्सियल स्केलेटन का दूसरा पार्ट, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, अब उसके पहले थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से देख लें। यस, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। द सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ये सिस्टम जो है वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। इमेजिन चीविंग द फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्स। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, तो है ना। बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स, मतलब बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड होता है ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, एंड लेटर हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिन सॉल्ट्स। पहले वाले में हार्ड मैट्रिक्स होगा, दूसरे वाले में सॉफ्टर मैट्रिक्स होगा।
In human beings, the system is made up of 206 bones and few cartilages. This is grouped into two principal divisions, axial and appendicular skeleton. Axial skeleton comprises of 80 bones और distribution है उन 80 bones का, जिसमें सबसे पहले आएगा skull, vertebral column, sternum and ribs. The skull, which is composed of two sets of bones. skull में दो sets of bones है, ये पूरा structure है हमारे skull का. कौन से दो sets of bone है? cranial and facial. cranial में कितने हैं? 8, facial में 14, यानी कि ये 22 bones का division हमें दिया हुआ है. Cranial bones are 8 in number. They form the hard protective outer covering of our brain. Cranium is for the brain. The facial region is made up of the 14 skeletal elements which form the front part of the skull, जो हमारे skull का front part बनाता है. A single U-shaped bone called as the hyoid is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull. Hyoid जो है ये भी skull का part है. Each middle ear consists of 3 tiny bones, malleus, incus and stapes, collectively called as ear ossicles. The skull region articulates with the superior part of the vertebral column. किससे जुड़ा हुआ है? Superior part of the vertebral column with the help of two occipital condyle called as dicondylic skull. दो occipital condyle की वजह से हमारा skull vertebral column के superior part से जुड़ा हुआ है. Therefore, we call our skull as dicondylic skull. Clear बच्चों? अब इसके आगे का पोर्शन from the vertebral column हम कल देखेंगे. Till then, good luck.